लखनऊ की गुनगुनी सुबह है, गुनगुनी धूप है, लेकिन ये गुनगुनी धूप और ये सर्दी सिर्फ आप लोगों के लिए है। नेता जो हैं वो पूरी तरह जोश में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा बस अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। और सबसे ज्यादा ताकत झोंकी हुई है, सबसे ज्यादा स्टार जिस पार्टी के पास हैं, बीजेपी ने। आज हम ऐसे ही एक बहुत बड़े सितारे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं। मौर्य जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत। बिल्कुल नाश्ते के वक्त हम पहुंच गए, देखिए आपके घर। आइए नाश्ता कराते हैं। केशव जी, वो आपके विरोधी अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा। वो तो 2014 से ही बदलाव और सत्ता की कुर्सी उनको दिखाई दे रही थी, लेकिन लगातार जनता उनको बदल देती है और कमल के फूल को खिला करके भारतीय जनता पार्टी को बैठा देने का काम करती है। और 2022 में भी उनको दिखाई देता रहेगा बदलाव, लेकिन खिलेगा कमल। पूरा विश्वास आएगी भाजपा, पूरा यकीन है, पूर्ण विश्वास है। जनता की आवाज है, बूथ बूथ की आवाज है, हर विधानसभा की आवाज है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे, योगी जी नहीं रहेंगे, पुलिस वालों संभल के रहना। हालांकि उन्होंने सफाई दे दी कि ये जो पुलिस अत्याचार कर रही है उसके लिए कह रहे हैं। देखिए, ये MIM के मुखिया बनकर के यूपी के अंदर आते हैं, वो हमारे नेताओं के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो ऊपर वाला तय करता है, लेकिन मेरे मोदी जी या अथवा मेरे योगी जी के बारे में जो इस भाषा का प्रयोग किए हैं, वो कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे ये तो वह ऊपर वाला तय करने वाला है। लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग यूपी में करने से बाज आए, या जरूर मैं बार बार कहता हूं, जिससे यहाँ विद्वेष फैले। या शांतिपूर्ण प्रदेश है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग शांति भंग करके चुनाव करवाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि शांति न हो। हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि किसी भी अवस्था में यहाँ कोई शांति भंग करने पावे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले तो उत्तर प्रदेश का नाम ही बदल गया था दंगा प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, माफिया प्रदेश के रूप में, अपराधियों के प्रदेश के रूप में। लेकिन आज उस परिस्थितियों को, उस स्थितियों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा परसेप्शन बदल दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज नहीं है, अब सुशासन है, अब विकास है, अब गरीब कल्याण के लिए हमारी समर्पित सरकार है। उनके हितों की रक्षा करने की गारंटी है, चाहे वह मातृशक्ति हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे मजदूर हों। समाज का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसकी ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। आपने जो बाहुबलियों का जिक्र कर रहे हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर वगैरह चले, वो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन जेल से बैठ के लड़े, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मऊ में लड़ेंगे, अफजाल भी लड़ेंगे। देखिए, वह एक आयोग और न्यायालय की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर न्यायालय के द्वारा, आयोग के द्वारा उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी, रोका जाएगा। हराएंगे तो उनका हारना तय है, वो जेल के अंदर से लड़े चाहे जेल के बाहर से लड़े। हारना उनका तय है, कमल खिलना तय है, बीजेपी की सरकार बनना तय है। इसको लेकर के कोई भ्रम किशोर जी रहना नहीं चाहिए आपको भी, और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को कहना चाहता हूं। आप किसी बाहुबली को टिकट नहीं देंगे? हम बाहुबली क्यों टिकट देंगे? हमारे पास ऐसे शानदार कार्यकर्ता हैं, ऐसे शानदार हीरे मोती की तरह एकदम दमकते हुए समाज की सेवा करने के लिए लगातार समर्पित रहने वाली एक टीम है, तो हमें ऐसे लोगों के साथ क्यों आना? नहीं, मतलब सहयोगी दल आपके, अब जैसे DP यादव जी भी बाहर हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप सहयोग लेंगे, देंगे उनसे? धनंजय सिंह जी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें किसी बाहुबली को भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनने देने की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसी टीम है, साधारण से साधारण कार्यकर्ता हमारे 2014 से लेकर के 2019 तक के 3 चुनाव विधानसभा और लोकसभा की यूपी के माध्यम से हमने देखा है। तो DP यादव को भी टिकट नहीं मिलेगा और धनंजय सिंह को भी नहीं मिलेगा? मेरे पार्टी से तो असंभव है। नहीं, आपकी पार्टी से तो आपके सहयोगी ने दे दिया, तो अपना दल ऐसे। सहयोगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो भी ऐसा कोई काम करेंगे, क्योंकि आप शर्त तो लगा सकते हैं, आप कितनी ताकत है? नहीं, शर्त लगाने की आवश्यकता होगी तो लगाएंगे। अभी काल्पनिक आधार पर क्यों लगाएं कि वो किसको देने जा रहे हैं किसको नहीं देने जा रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो निश्चित तौर से इस पर पार्टी विचार करेगी। नहीं, अब जब टिकट की बात की तो आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब जो नए नए पार्टी में आए हैं, और कई लोग आए हैं हाल के दिनों में, उनको मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा? उनकी नाराजगी, उनको कैसे दूर करेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से, कोई नाराजगी नहीं है, सब एकजुटता है, सब प्रसन्न है। हमें 2014 से लेकर के 2019 के बीच में बहुत बड़ी संख्या में दूसरे दलों में गए हुए लोगों को लाना पड़ा। लाने का मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दल से आए उनके कब्जे में चली जाएगी। भाजपा तो उन्हीं के कब्जे में है, उन्हीं के हिसाब से चलती है,
जिन कार्यकर्ताओं ने इस पेड़ को लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल वटवृक्ष है जो दुनिया के अंदर भाजपा के बराबर की कोई दूसरी पार्टी नहीं है। आप अपने एमएलए का किसी का टिकट नहीं काटेंगे? नहीं, हम ये कैसे कह सकते हैं, मेरा अधिकार ही नहीं है। तो संसदीय बोर्ड का अधिकार है किसका काटना, किसको देना, किसको नहीं देना, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय है। वो जो जिनके कटने वाले हैं कुछ तो पहले ही लग रहा है ना दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, जो कौन जा रहा है कौन आ रहा है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। भाजपा से कोई जा नहीं रहा है, भाजपा में अधिकतम लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों को अंडर करंट मालूम है और वह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2017-2022 में दोहराने जा रही है। जहाँ तक श्री अखिलेश यादव जी की आप बात किया करते हैं, मैं कहता हूँ 22 के बारे में सोचना बंद करो, 27 के बारे में सोचो कि आपकी 47 से 48 सीटें हो जाएं, 50 सीटें हो जाएं। अभी आप ये उम्मीद कतई दूर दूर तक मत रखो कि 2022 में कहीं आपका नंबर लग जाएगा यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी की जनता पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से तैयार है और वह कमल खिलाने के लिए तैयार है और फिर से सुशासन स्थापित करने के लिए तैयार है। तो नहीं मतलब वो जो एमएलए जो कहते हैं ना कि साहब टिकट काटने के संकेत मिल रहे हैं या वो हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी जी उपयोगी तो हम अनुपयोगी कैसे हो गए? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जो आप कह रहे हैं, जो ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता, जब मुझे नहीं मालूम है आपको कैसे अच्छा, मालूम हो गया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और आपको कि टिकट काटे क्यों जाए? जब सरकार उपयोगी है तो एमएलए कैसे अनुपयोगी होगा? ये उस विषय पे मैं समझता हूँ, जिस विषय पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं वो विषय मुझसे संबंधित नहीं है। अच्छा, वो विषय पार्टी का एक सिस्टम है, फोरम है और उस फोरम के माध्यम से संसदीय बोर्ड में जाता है। हाँ, संसदीय बोर्ड के सामने जब बैठक होगी, हम भी रहते हैं, अब उस कई एंगल होते हैं जिसके आधार पर विचार होता है और विचार करने के बाद पार्टी का जो नेतृत्व निर्णय देता है उसका पालन करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह ध्यान में रखिए कि हमारी पार्टी व्यक्ति आधारित नहीं, इतनी पार्टी की मजबूत ताकत है, हर बूथ पर ताकत है कि पार्टी अगर किसी को भी भेज देगी कि हाँ ये प्रत्याशी रहेगा, कमल खिला करके दे देने की संगठन की सामर्थ्य है। आप कह रहे हैं व्यक्ति आधारित नहीं है, लेकिन चेहरा तो योगी जी का पिछली बार नहीं था, इस बार तो योगी जी के चेहरे पे लड़ा योगी जी चेहरा है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, शानदार काम किए हैं। 15 साल बुआ भतीजे मुलायम सिंह जी से लेकर के मायावती जी से लेकर के अखिलेश जी तक तीनों सरकारों के कार्यकाल में पूरा कह लीजिए कि तीनों के कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ है उससे शानदार काम, जानदार काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, योगी जी के अगुवाई में हुआ है और हमारी सरकार ने किया। चलिए, नाश्ता आपके लिए रेडी है आप ही का। ये बताइए, योगी जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री, आप फिर उप मुख्यमंत्री? ये देखिए, आप वह सवाल कर रहे हैं जो मुझसे संबंधित नहीं है। मैं तो आपका उप मुख्यमंत्री बनना तो आपसे संबंधित है। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी कहाँ पर, मैं वह नट बोल्ट हूँ, ऑटोमेटिक हूँ, जहाँ पार्टी चाहेगी वहाँ मैं फिट हो जाता हूँ। मुझे पार्टी, और मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको पार्टी कहती है कि नहीं यह काम करना है या काम नहीं करना है, जो काम बताती है वो काम हम लोग करते हैं। और इसमें इस विषय को लेकर यह कोई विषय नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है, इस सवाल पे जवाब देने का कोई औचित्य नहीं। चलिए, तो अब उन सवालों पे आते हैं जो जनता कहती है कि साहब उठाए ही नहीं जा रहे, जैसे कि महंगाई। और सब जगह जैसा आप कह रहे हैं कि भीड़ भी आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की बात भी जरूर कर रहे हैं। तो महंगाई पे आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? महंगाई एक चुनौती है, हम मानते हैं, लेकिन उस चुनौती का सामना वो लोग कर सकें इसके भी कई रास्ते निकाले गए। जैसे कोरोना का यह महासंक्रमण आया, इसके कारण से देश और प्रदेश के सामने जो रोज कमाने खाने वाला है उसके सामने चुनौती खड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तक प्रारंभ की गई, कोई भूखा न रहे, इस संकल्प को सफल बनाया गया। जो गरीब थे, माताओं बहनों के खातों में कुछ ना कुछ पैसा डाला गया, उनको अन्य प्रकार की योजनाओं से भी आच्छादित करने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार का यही फायदा है। दोनों सरकारें मिलकर के हम महंगाई के खिलाफ जंग भी कर रहे हैं, उस जंग को जीत की ओर हम लोग ले जाने के एकदम कगार पर भी हैं। और जब ले जाने के हम कगार पर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई है उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, और महंगाई जो थोड़ी बहुत है उसको नियंत्रित भी कर लेंगे, और ये भरोसा है लोगों का। ये कड़वा तेल 200 रुपए का सब लोग कह रहे हैं, कड़वा तेल। अब तो आपको मालूम नहीं लग रहा है कि हमने तो दिसंबर महीने से जो राशन दे रहे हैं उसके साथ हमने एक कड़वा तेल का एक बाटल भी दे रहे हैं, साथ में दाल भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। जो अंत्योदय कार्ड धारक उनको चीनी भी दे रहे हैं। जो गरीब है उसी की चिंता तो भाजपा करती है। ये लूटने वालों को सत्ता से बाहर करके
जो लूट करके इकट्ठा कर रहे हैं तो वही सब बाहर निकाल करके गरीबों को हम दे रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं। ये बताइए, कोरोना की क्योंकि आपने बात की, अब कोरोना को लेकर फिर सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, चुनाव क्यों नहीं टालने चाहिए? देखिए, ये सवाल, चूंकि जो सवाल आप किशोर जी मुझसे कर रहे हैं, जो मुझसे संबंधित नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, हम सरकार के अंदर है और हम फिर सरकार में आने जा रहे हैं। तो जो दल होता है, जो पार्टी होती है, अभी चुनाव निर्धारित हैं कि कब होने हैं, संभावित डेट कोई आगे पीछे हो सकती है, तो हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण की चुनौती आएगी, अगर चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं चुनाव नहीं होंगे तो नहीं होंगे, केवल भाजपा के लिए नहीं, बाकी सभी दलों के लिए होंगे। रैलियां होनी चाहिए इस माहौल में। देखिए, रैलियां जो हो रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है, कोविड गाइडलाइन जो है उसके अनुसार करना चाहिए, यह आग्रह किया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण किसी भी स्थिति में फैले वह न प्रदेश के लिए उचित है, न देश के लिए उचित है, न हमारे प्रदेश की जनता, देश की जनता के लिए उचित है। लेकिन दुनिया के मुकाबले में जब आप देखेंगे तो देश और प्रदेश पूरी तरह से इतना सुरक्षित अपने को रखने में सफल हुआ है कि जो वैक्सीनीकरण पूरे देश का हुआ उसका परिणाम आज देश के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये इन चुनावों के साइड में फिर वो हरिद्वार में ये धर्म संसद हो गया, FIR भी हो गई, लेकिन इससे फायदा होता है बीजेपी को या नुकसान होता है? किस तरह की भाजपा के फायदे नुकसान से जोड़ करके कोई धर्म संसद, किसी के बयान को बीजेपी के साथ लिंक करके क्यों देखा जाता है, मेरा सवाल ये है। और अगर कोई सही बात, आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं और वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे थे, इसलिए लिंक किया जाता है। नहीं, लिंक किया जाता है तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उसके कारण यह इसको जोड़ लेना कि यह चुनाव से संबंधित विषय है, श्री राम जन्मभूमि को चुनाव से जोड़ लेना, ये हमारी नीति नहीं है, हमारी सोच नहीं है। ये सोच श्री अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की है, जो मोहम्मद अली जिन्ना देश के विभाजन का जिम्मेदार, देश का शत्रु, और उस व्यक्ति का नाम लेकर के अपने को जिन्ना से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति, जिसके जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे, केवल मुस्लिम वोटों के लालच में वह उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं गए। कहते मैं हिंदू हूं, कहते मैं पिछड़ा हूं, मैं सबकी चिंता करने वाला हूं। जब सत्ता में थे लूट रहे थे, जब सत्ता में थे पिछड़ों पर प्रहार कर रहे थे। कोई पिछड़ा वर्ग का इनको व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसको यह कैबिनेट में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय देते। जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 तक, कोई डिप्टी सीएम बनाने लायक इनके पास नहीं था। आज कह रहे हम ये करेंगे, अरे जब तुम ताकत थी तुम्हारे पास तब आपने किया नहीं, अब तो तुम एकदम ताकत तुम्हारे पास ना है, ना आने वाली है, ना 22 तक आने वाली, ना 27 तक आने वाली है, 24 में आने वाली। ये आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो थी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए सरकार थी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ वो जातिवादी सरकार थी, वो तुष्टीकरण करने वाली सरकार थी, वो गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का संरक्षण करने वाली सरकार थी, उत्तर प्रदेश के हित की रक्षा करने वाली सरकार। आपने ये भी कहा कि अगर 2017 में आपकी सरकार ना आती तो पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, अगर श्री अखिलेश यादव जी रिपीट करते तो निश्चित तौर से मैं यह मानता हूं कि जम्मू कश्मीर, अब तो आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के अंदर ही कुचल दिया गया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे देश की बहादुर सेनाओं ने, कैसे यूपी में कैसे आ जाते? अखिलेश यादव क्या करते? जो आतंकी जम्मू कश्मीर आते हैं, वो आने वाले जम्मू कश्मीर आने वाले आतंकियों के लिए, जब यहाँ पर वो मुजफ्फरनगर में एक बहन के साथ दुराचार होता है, बलात्कार होता है, और उस बलात्कारी के खिलाफ जब उसका भाई लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे, इनके एक कैबिनेट के वरिष्ठ चच्चा मियां जो आजम खां जी थे, वह भी मंत्रिपरिषद के अंदर थे। वह हत्यारे को पुलिस कस्टडी से छुड़वाने का काम, यह गृह मंत्री भी थे, इनके रहते हुए कैसे कर दिया गया? इसका जवाब किसको देना पड़ेगा? केवल मोहम्मद आजम खां को नहीं देना पड़ेगा, श्री अखिलेश यादव जी को भी देना पड़ेगा। बिजली की बात, बिजली का एक मुद्दा बना रहे लोग, जैसे आम आदमी पार्टी तो हर जगह जाके फ्री की बात करती है, यहाँ भी 300 यूनिट फ्री। आप कह रहे हैं हम 24 घंटे देंगे, आप फ्री की बात नहीं कर रहे। अखिलेश भी कह रहे हैं कि सस्ती देंगे, प्रियंका कह रही है कि आधा कर देंगे बिल, और जो कोविड में जो बिल है वो माफ कर देंगे। तो ये महंगाई के जमाने में जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं उसमें दो पार्टियों का, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलने वाला है, प्रत्याशी भी उनको नहीं मिलने वाले हैं, मुझे जहां तक लगता है। जहां तक सपा की बात कर रहे हैं, वो जब सत्ता में थे तब कुछ किए नहीं, अब सत्ता से बाहर हो गए तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वह कहना बहुत सरल होता है। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो नगर निगम के क्षेत्र जैसा एक प्रदेश चलाने वाले, जहां हर गांव गली, हर गली में, हर मोहल्ले में रोजगार की भरमार है, इतना राजस्व है, बजट के से भी जितना उनका खर्चा है उससे ज्यादा सरप्लस रहता है उनके पास, वो वहां जो दिल्ली में कर रहे हैं वो सोचते देश में कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में उनका अध्ययन नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में वो जानते नहीं।
वो आए थे लड़ने 2017 का विधानसभा चुनाव, उनका डेटा निकाल के देख लीजिएगा। 2019 का लोकसभा लड़ने के लिए आए थे, वह डेटा निकाल करके देख लीजिएगा। 2014 भी लड़ने आए थे, लेकिन उनकी जो स्थितियां रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत समझदार है। कौन कहे क्या रहा है, कर क्या सकता है, और कथनी और करनी में किसके अंतर रहा है, यह सब एक अलग अलग प्रकार का विषय रहता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात, आज रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के तैयार हो गया है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा का प्रवाह देश और दुनिया देख रही है। प्रयागराज का कुंभ देखा है, सभी जो तीर्थ स्थल उनका विकास देख रहे हैं। तो यह सब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बाकी तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम पूरे श्रद्धा भाव से प्रदेश के जो तीर्थ स्थल है उनका भी विकास कर रहे हैं, जो आस्थाएं हैं उनका सम्मान कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आपने काशी और मथुरा वाला ट्वीट किया तो काफी बवाल हो गया था। क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप संकेत दे रहे हैं कि काशी और मथुरा जो है वहां पर भी जो मस्जिद वाला विवाद है उसमें आप कुछ करेंगे? हालांकि अभी कानून है, कोर्ट है, लेकिन कोई इस तरह से बदलाव किया जाएगा, क्या ये संकेत है? ऐसा कोई ना मैंने बोला है, ना मैंने ऐसा ट्वीट किया था। अयोध्या के अंदर रामलला की जन्मभूमि पर जो एक आक्रमणकारी के द्वारा खड़ा किया गया ढांचा था वो 1992 में ढह गया था। देश की सर्वोच्च अदालत में मुकदमा चल रहा था। दूसरी पारी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की शुरू हुई, उस समय जजमेंट आता है और जजमेंट के बाद भूमि पूजन होता है और भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार है, दिव्य काशी भव्य काशी। और जहां तक वहां के विवादित स्थलों का मामला है वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जो मामले न्यायालय के समक्ष होते हैं वह न्यायालय निर्णय करता है, उस पर हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अयोध्या का विकास ना हो, मथुरा का विकास ना हो, काशी का विकास ना हो, जो प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थल है उनका विकास ना हो, उस विकास से मंदिर मस्जिद वाले मसले का नहीं, उसका विषय ही नहीं है। उसको तो जैसे कि कौआ कान ले गया और कौआ कान ले गया कि नहीं ले गया, वो उसके पीछे भागने लगते। आपने कहा अविरल निर्मल गंगा बह रही है। अभी जो ये नमामि गंगे के अफसर थे उन्होंने किताब भी लिखी, कहा कि वो कोविड के समय तो वहां पर शव जो थे वो हो गए थे, बहाए जा रहे थे। आपने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जिनको जानकारी नहीं रहती प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज को जोड़ करके देखते हैं। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज में एक परंपरागत तरीके से केवल प्रयागराज के लोग नहीं, नेपाल तक के लोग प्रयागराज में अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए आते हैं, जैसे काशी में जाते हैं। और जहाँ के बारे में यह सब बताते हैं, आज भी आप जाइए, अपने जो रिपोर्टर हैं उनको वहां पर भेजिए, आज भी वहां अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आप कह रहे जल समाधि अभी भी हो रही है? जल समाधि नहीं होती है। जब जल कम होता है तो जो जमीन होती है गंगा जी के किनारे, जो खाली जमीन रहती है, कछार जिसको बोलते हैं, बलुई मिट्टी रहती है, उसी जमीन को वह गड्ढे बना करके वहां शव को वहां दफन कर देते हैं। और जब गंगा जी बड़े प्रवाह में आती है, सबको लेकर के जाती हैं। ऐसा एक मान्यता है और ऐसा होता रहा है। यह सच है कि अभी हम लोगों को वहां पर और कुछ व्यवस्थाएं करनी थी और वह व्यवस्थाएं अंत्येष्टि संस्कार की और बड़े पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को आप साथ में क्यों नहीं रख पाए? मुझे लगता है वो कोई सवाल नहीं है। उनको रखना नहीं था? ये कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई रहना चाहता है तो रहता है, कोई नहीं रहने का चाहता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसको ढोने का काम नहीं करती। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज नाराज है? ये वोट बैंक की जो राजनीति करने वाले लोग हैं। ब्राह्मण नाराज नहीं है? नहीं, ना ब्राह्मण नाराज है, ना बैकवर्ड नाराज है, ना दलित नाराज है, ना आदिवासी नाराज है। सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये हमारी पार्टी का संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है और उसी संकल्प के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। उसका परिणाम दिखाई दे रहा है और लोग इतने संतुष्ट हैं कि विरोधी भयभीत हैं, बौखलाए हुए हैं, वो मुद्दा विहीन है। उनको लग रहा है भाजपा को रोके तो कैसे रोके, उनके पास रोकने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो जातिवाद के नाव पर सवार हैं, हम विकासवाद के नाव पर सवार हैं। वह नोटों के ऊपर सवार हैं, हम गरीबों के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। तो उनके और हम में बड़ा अंतर है। वह जब सरकार में होते हैं कहते हैं हम 100 रुपए भेजते हैं, तो जिसके पास भेजते हैं 15 रुपए पहुंचता है।
और हम छाती ठोक के कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 56 इंच के सीने वाले मोदी जी के नेतृत्व में होती है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सरकार होती है, जितना पैसा भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं, पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में क्रेडिट होता है। वो सब बेचैन हैं, बड़े दुखी हैं। और किसान जो ये कह रहे हैं भाई खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है आवारा बछड़ों की वजह से, ये समस्या है, इसका समाधान कर रहे हैं, उसका बजटीय प्राविधान किए हैं। हर न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे गो आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं, उसको और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोई छुट्टा पशु किसी किसान के खेत को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचे, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो समस्या है, आप ये मान रहे हैं, और लेकिन इससे वोट नहीं कम होंगे। समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये वोट से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये किसान से जुड़ा हुआ विषय है, और किसान जानता है कि भाजपा ही हमारी समस्या हल कर सकती है, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या वर्षों पुरानी है। जब सपा बसपा भी सरकार में होते तो उस समय भी समस्या रहती थी, लेकिन उसका समाधान करने के लिए वो गाय की गर्दन पे छुरी चलवाते थे, गाय वंश की हत्या करवाते थे। हमारी सरकार में न गाय की गर्दन पे छुरी चलेगी, न आवारा पशुओं के कारण से कोई खेत को नुकसान होने पावे, इसका प्रबंध किया गया है। उसका बहुत प्रबंध हुआ है, जो बकाया है उसको भी कर रहे हैं। किसानों की आपने बात की, लखीमपुर खीरी वाले मसले से वोटों का नुकसान नहीं होगा? देखिए, वह एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय की देखरेख में जांच एजेंसी के अधीन है, वो जांच कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से नुकसान फायदे को जोड़ करके ऐसे किसी विषय को नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूत थी 2014, 17, 19 में, उससे अधिक मजबूत 2022 में दिखी। राजनीतिक दृष्टि से अगर अजय मिश्रा जी को हटा देते तो क्या नुकसान हो जाता? देखिए, जो मेरा विषय नहीं है, और अगर आप नहीं, पर राजनीति के तो आप भी हैं। आपका कोई परिवार का सदस्य, आपका बेटा, कोई, मान लो, अभी ये मैं कह भी नहीं रहा हूं कि वो दोषी हैं, और अगर वो दोषी नहीं है या हैं, तो यह जांच के बाद पता चलेगा। और उससे पहले कोई कहे कि नहीं ये करो, मुद्दा नहीं है ना। अन्यथा उस बात को कहना तो समझ में आता है जिस बात को लगे कि इसमें आधार है, लेकिन जो इस प्रकार की कोई दुर्घटना दुखद हो गई है, जिसको लेकर के सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई है, जांच जिस स्तर से किसानों ने मांग की तो उसके आधार पर जांच की कार्रवाई शुरू हुई है, उस जांच की कार्रवाई के आधार पर ही जो रिपोर्ट है उसी को लेकर के हल्ला जो मचाने का काम कर रहे हैं, वह सब अगर अजय मिश्रा जी को दोषी मानते हैं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, सिखों के नरसंहार का दोषी कौन है? ये अलग इशू होता है। जांच हो जाए, दोषी जो है उसके खिलाफ कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। हमारी सरकार कोई सरकार के अंदर है या सरकार के बाहर? हमारी सरकार थी तब हुआ, हमने उसके बाद माफी मांगी। उसने 1998 में 84 की माफी मांगी, 1998 में आपने तो माफी नहीं मांगी कि लखीमपुर में जो हुआ वो उस समय की स्थिति की और इस मतलब इस समय की स्थिति से तुलना नहीं की जाती। मैं इसलिए जिक्र किया कि संसद का समय बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया। जहां पर तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, वहां पर चर्चा करने की जगह केवल हल्ला करने का काम किया। तो हल्ला बोल करने से देश का भला नहीं होता, गरीब का भला नहीं होता, किसान का भला नहीं होता। विरोधी कह रहे हैं कि वो शहीद का दर्जा देंगे उन किसानों को जिनकी जान गई इस आंदोलन में। देखिए, विरोधी क्या कह रहे हैं, ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कभी अन्नदाताओं का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जितने काम किए हैं, मैं तो किसान परिवार से हूं, मैं एक ऐसे परिवार से हूं जो खेत में काम किया है, मजदूरी भी किया है, खेती भी किया है, और कितना कठिनाई होती है बीज खरीदने की, कितनी कठिनाई होती है जब खेत की सिंचाई करना होता है, जब खेत में सामान पैदा होता है तो उसको बिक्री की क्या समस्या होती है। उन सारी समस्याओं को एक एक करके हमारी सरकार ने समाधान किया है, और हमारी सरकार के समाधान करने से आज किसान खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अभी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर के देश के किसानों से माफी भी मांग लिया। अब उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। फिर भी अब इनको लगता है कि कोई अब तो मुद्दा ही हमारा सब चला गया। बेचैन है बेचारे, जो 2014 से सोच रहे थे कहीं कोई रास्ता मिल जाएगा, सारे रास्तों पे बड़े बड़े बैरियर खड़े हो गए। अब वो सत्ता के आसपास फटक भी नहीं पाएंगे।
जो सर्वे वर्वे भी आ रहे हैं वो बता रहे हैं आपको 250 अगर आप आगे भी रहेंगे तब भी 250 से ज्यादा नहीं जाएंगे पिछली बार की तरह। देखिए, ये सर्वे तो 2017 का मैं अध्यक्ष था उस समय प्रदेश का, जी। और उस समय का कोई सर्वे ये नहीं दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कोई नहीं दिखा रहा था बीजेपी बहुमत प्राप्त करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 में सपा बसपा और कांग्रेस और लोकदल सबका गठबंधन हो गया भाजपा के खिलाफ। लगा कि अब तो उत्तर प्रदेश सहित देश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन यह प्रदेश की जनता जनार्दन है, वो जानती है धोखेबाज कौन है और सेवक कौन है। धोखेबाजों को बाहर कर दिया, सेवा करने वालों को सत्ता में पहुंचा दिया। अब सत्ता के माध्यम से सेवा हमारा संकल्प है। अन्यथा आप कल्पना करिए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज के कुंभ में जब डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और 5 सफाई कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके उनके चरण धोने लगते हैं। मुझे भी मालूम नहीं था। जब यह दृश्य देखा तो मैं यह जानता हूं कि इस देश के सफाई कर्मचारी नहीं, विशेष तौर से जो अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन हैं, उनके मतलब दिलों को जीत लेने का उन्होंने काम किया था। लेकिन उनके इस पवित्र भाव क्यों किया कि उन्होंने मेले की इतनी स्वच्छता बना करके रखी कि पूरी दुनिया में विदेश के पत्रकार, विदेश के ही नहीं, कोई एक सवाल नहीं उठा सका। अभी बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ, उन्होंने श्रमिकों की पूजा की। ये कौन कर सकता है? यह जो दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के नाम पे राजनीति करते हैं वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबका विश्वास, सबका प्रयास का एक ये जो यात्रा है, इसको लेकर के चलने का काम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आखिरी सवाल ये फिर, ये अखिलेश यादव की जो यात्रा की तस्वीरें आती हैं उसमें भीड़ कहां से आ रही है? देखिए, मैं नहीं जानता कहाँ की भीड़ आपको दिखाई देती है, लेकिन उनकी कोई एक कार्यक्रम एक सप्ताह में, 3 दिन में, 4 दिन में कोई होते होंगे, और 5 साल में टोटल कार्यक्रम उनके आप निकाल के देख लीजिए, उनके 100 कार्यक्रम नहीं हुए होंगे। लेकिन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम देख लीजिए तो हमारे हजारों कार्यक्रम हुए हैं, जहाँ इनके से 10-10 गुना ज्यादा भीड़ रहती है। भीड़ के मामले में गुंडे, अपराधी, माफिया कुछ उनके भीड़ों में आ जाते हैं, जो सब बेचैन भारत बने हुए हैं, सब दुखी हैं, अब दलाली कर नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं, दुकानों मकानों आम पब्लिक नहीं है। कर नहीं, आम पब्लिक उनके सपा के साथ, सपा को तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके जनता ने बाहर कर दिया। केशव जी, ये बताइए, आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी चुनाव होते हैं, इसी बंगले में मिलेंगे? देखिए, अभी तो जो पार्टी ने डिप्टी सीएम के रूप में मुझे दायित्व दिया है, हो सकता है बाद में संगठन का दायित्व दे दे, हो सकता है कि यही दायित्व रखे। आप केंद्र में जाना चाहेंगे? मैं अपना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता, संगठन का आदेश सर्वोपरि है। और ऐसा इच्छा क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? लोकतंत्र है, आपकी लोकतांत्रिक पार्टी। मैं तो एक कार्यकर्ता मानता हूं अपने को। कार्यकर्ता संगठन का, नेतृत्व का जो भी आदेश होता है उसका शीश झुका करके पालन करता है, उसमें अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। मैं ही नहीं, मेरे जैसा कोई भी कार्यकर्ता होगा, कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होगा, समाज जीवन में किसी क्षेत्र में सेवा करते हुए अगर राजनीति में आया है तो उसका यही लक्ष्य होता है कि हम समाज के लिए कैसे अच्छा से अच्छा करें। चलिए, आपका काफी वक्त लिया हमने, और आज के दिन भी आपकी सभाएं हैं, जगह जगह आपको जाना है, नाश्ता भी मैंने आपको थोड़ा सा रुकवाया। आइए, चाय लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि 2022 में कमल खिलने वाले, यानी बीजेपी की सरकार दोबारा लौटने वाली है, और यूपी में अब गुंडाराज नहीं है, सुशासन है। सीएम योगी की अगुवाई में पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, ये सारी उपलब्धियां उन्होंने अपने सरकार की गिनाई और कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने इस खास बातचीत में विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकारें हैं वो जातिवाद की सरकार थी, तुष्टीकरण करने वाली सरकार थी, और योगी सरकार विकासवादी सरकार है। खास बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने एक बार फिर दावा किया कि 2022 में कमल खिलने वाला है, यानी बीजेपी की सरकार एक बार फिर
उत्तर प्रदेश में बनने वाली है और यूपी में अब गुंडा राज नहीं है, सुशासन है। महंगाई के मुद्दे को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है, लेकिन सरकार इसे नियंत्रित जल्द ही कर लेगी। केशव जी, वो आपके विरोधी अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा। वो तो 2014 से ही बदलाव और सत्ता की कुर्सी उनको दिखाई दे रही थी, लेकिन लगातार जनता उनको बदल देती है और कमल के फूल को खिला करके भारतीय जनता पार्टी को बैठा देने का काम करती है। और 2022 में भी उनको दिखाई देता रहेगा बदलाव, लेकिन खिलेगा कमल। इसके बाहर का विषय वो जो जिनके कटने वाले हैं कुछ तो पहले ही लग रहा है ना दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, जो कौन जा रहा है कौन आ रहा है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। भाजपा से कोई जा नहीं रहा है, भाजपा में अधिकतम लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों को अंडर करंट मालूम है और वह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2017-2022 में दोहराने जा रही है। जहां तक श्री अखिलेश यादव जी की आप बात किया करते हैं, मैं कहता हूं 22 के बारे में सोचना बंद करो, 27 के बारे में सोचो कि आपकी 47 से 48 सीटें हो जाए, 50 सीटें हो जाएं। अभी आप ये उम्मीद कतई दूर दूर तक मत रखो कि 2022 में कहीं आपका नंबर लग जाएगा यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी की जनता पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से तैयार है और वह कमल खिलाने के लिए तैयार है और फिर से सुशासन स्थापित करने के लिए तैयार है। सर्दियों की छुट्टियां कर दी गई।